गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग आरसीटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आरसीटी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए थे, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान गए थे। उसके बाद से हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। फ्लेक्सुरल ऑफ सिंगली रेनफोर्ड बीम सेक्शन, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन का, ठीक है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन में हम लोग पूरा कंसेप्ट निकाल लिए थे, देखे थे कि कैसे वहाँ से क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं किसी भी सेक्शन का, बीम सेक्शन का, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों को फिर कंपेयर करते थे और पता करते थे कि आपका जो सेक्शन है अंडर में है या ओवर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, ये पता करते थे कि आपका जो सेक्शन है वो अंडर में कि ओवर में है या फिर बैलेंस में है, ठीक है। इसके लिए हमने केसेस बताए थे। जब एक्स बड़ा होता था एक्सिस से तो आपको अंडर होता था, ठीक है। क्या होता था? अंडर होता था। एक्स से बराबर एक्स ही होता था तो बैलेंस सेक्शन होता था, और एक्स से बराबर इज ग्रेटर दैन एक्स से तो आपका ये ओवर केस होता था, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इन तीनों केस के बारे में हम लोग एक कैलकुलेट किए थे, क्या? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चूँकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड और टेंसाइल साइड दोनों साइड से हम लोग क्या किए थे, निकाले थे, ठीक है। तो हम लोग 2-4 क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन, 4 नहीं किए थे, 2-3 क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करके हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने बस एक टाइप का क्वेश्चन लगाया था कि अगर सब कुछ गिवन डाटा दिया हो, ठीक है, सब कुछ गिवन डाटा दिया हो तो हम कैसे किसी भी बीम के लिए जो उसका पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कैसे हम पता करें, पहला था। सेकंड केस बनता था कि अगर हम दोनों को निकाल लें उसके दिन बाद हम मोमेंट निकाल लें, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जिस पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिए थे, ठीक है। आज कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। आज कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो जनरली आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो निकालना ही निकालना है, साथ साथ आपको जो अध्यारोपित भार आ रहा है बीम पे, ठीक है, उसको भी निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आरसीसी है, ठीक है, जिसकी जो सेक्शन है आरसीसी धर्मखंड की जो चौड़ाई है और 250 mm दिया है। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखते चलूँगा, साथ में आप लोग भी इसको लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है। तो जो चौड़ाई दिया है यानी कि स्मॉल बी की वैल्यू दिया हुआ है 250 mm तथा प्रभावी गहराई 500 mm है। क्वेश्चन में बोला है जो खंड है आपका, सेक्शन है बीम का, उसकी जो चौड़ाई दिया हुआ है वो 250 mm दिया हुआ है, और जो उसका डेप्थ है वो दिया हुआ है 500 mm, ठीक है बालक, दिया हुआ है 500 mm, ठीक है। यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है 500 mm। फिर बोल रहा है कि धरन के तनन क्षेत्र में 800 mm स्क्वायर का प्रबलन डाला गया है, यानी कि जो आपका टेंसाइल जोन है उसका जो एएसटी निकालें, एरिया ऑफ स्टील टेंशन में, उसका जो एरिया दिया हुआ है वो 800 mm स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और ये भी बता दिया है कि कंक्रीट तथा इस्पात में, ठीक है, अधिकतम अनुमान प्रतिबल क्रमशः दिया हुआ है सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, और सिग्मा ST क्वेश्चन में आपका दिया है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आपको ज्ञात करना है सुरक्षित प्रतिरोधी क्षमता उस सेक्शन का जिसकी चौड़ाई 250 है और डेप्थ उसकी 500 है, और एरिया दिया हुआ है 800 mm स्क्वायर। उस सेक्शन का आपको क्या निकालना है, सुरक्षित प्रतिरोधी क्षमता ज्ञात करना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आपको, ठीक है।
यदि फिर क्वेश्चन में बोला है यदि 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 स्पैन यानी कि जो आपका बीम है, जो बीम का स्पैन है 4 मीटर है, 4 मीटर हो तो धरन पर प्रति मीटर लंबाई पर सुरक्षित समवितरित भार की गणना करें। याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ पूछा हुआ है। पहला चीज़ पूछा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालिए एंड देन फाइंड आउट करिए आपको क्या सुरक्षित समवितरित भार की गणना भी करना है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका मैं बता दूं आपको कि हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जब भी रिप्रेजेंट करिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए जो जो गिवन डेटा होता है उसको आप लोग क्या करो, लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले बी दिया, स्मॉल बी की वैल्यू दिया है कितना 250 mm। स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देते रहिएगा 500 mm। ठीक है, और उसके बाद से क्या दिया हुआ है AST दिया हुआ है 800 mm²। और क्या दिया हुआ है सिग्मा CBC हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। ठीक है, 7 न्यूटन पर mm² दिया है और सिग्मा ST दिया है 230 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और क्या दिया है, और स्पैन दिया हुआ बीम का जो स्पैन है वो दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है बालक, तो ध्यान दो सारा डाटा दिया हुआ। और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्योंकि हम डब्ल्यूएसएम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक मॉडुलर रेशियो का टर्म भी दिया हुआ, जो इसकी वैल्यू दिया हुआ है m=13। क्या 13, इसको आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, पहला काम क्या होगा, आप सबसे पहले जो आपका सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे एक से। इसके लिए आपको फार्मूला हमने बता रखा है, डिराइवेशन कैसे फार्मूला आया था सब कुछ मैंने बता दिया है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए b/x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m/AST d-x। क्या फार्मूला सबको पता है, क्या फार्मूला ये सबको पता है, जैसा कि इस पर मैंने लिखा भी है, ध्यान देना सभी लोग। b/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ मॉडुलर रेशियो इंटू AST एरिया ऑफ स्टीलिंग टेंशन और d-x। ठीक है, अब सारा वैल्यू आप क्या करोगे इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में पुट करोगे। सारा जो वैल्यू हमने ऊपर गिवन लिखा है सारा वैल्यू क्या करोगे इसमें पुटअप करोगे, जो जो गिवन इसमें दिया हुआ है। जैसे स्मॉल बी की वैल्यू कितना दिया हुआ बालक, स्मॉल बी की वैल्यू दिया हुआ है 250। कितना दिया है 250। ठीक है, इंटू एक्स से हमको फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। एम की वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में मॉडुलर रेशियो 13, AST भी दे रखा है 800 mm², और डी की वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 500। ठीक है, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल डी, देखो 2 डी होता है, एक स्मॉल डी होता है एक कैपिटल डी होता है। तो स्मॉल डी को बोला जाता है प्रभावी गहराई। ठीक है, प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ जिसको बोलते हैं, और कैपिटल डी को बोलते हैं टोटल डेप्थ यानी कि कुल गहराई। ठीक है, कुल गहराई। तब ध्यान देने वाली बात ये है, जब कुल गहराई होगा यानी कि कैपिटल डी की बात होगा, इसको हम कैसे निकालते थे पता है ना, स्मॉल डी माइनस इफेक्टिव कवर कर देते थे तो हमारा स्मॉल डी जब निकालना होता था इफेक्टिव, तो टोटल में से क्या करते थे इफेक्टिव निकाल देते थे, घटा देते थे, तो हमारा डी निकाल जाता था। और जब कैपिटल हमको निकालना होता था डी, तो डी प्लस इफेक्टिव कवर इसमें जोड़ देते थे। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में आपका जनरेट होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा ax² धन bx धन c के फॉर्म में।
ठीक है। और इस फार्मूले से आप क्या करना, कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेना। जैसा कि आपको पता है कि आप सिद्धाचार फार्मूले सब लोगों ने याद किया होगा, इसके पहले दिखा संपूर्ण आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनता था, जब फैक्टर नहीं हो पाते थे, तो हम जनरली क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वैल्यू में क्या करना है, इस फार्मूले में, सॉरी इस फार्मूले में आपको क्या करना है, सारा वैल्यू क्या है, ए, बी और सी। यहाँ हमने कंपेयर किया, तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे कंपेयर करने पर ए की वैल्यू 1 आ रहा है, बी की वैल्यू आपका आ रहा है बी की वैल्यू आ रहा है 83, और सी की वैल्यू आ रहा है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो वैसा मतलब सी की वैल्यू जो आ रहा है 41,600 आ रहा है, ठीक है। ए और बी और सी वैल्यू हमको मिल चुका है बाबू। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को उठा करके इसमें पुट करेंगे, ठीक है। जब पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करिएगा, कैलसी के माध्यम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलसी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आपको एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ भी होता है, तो आप कैलसी से प्रैक्टिस करें तो शायद और अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका एक्स आता है यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद से, वो निकल के आता है 167 mm नियर अबाउट। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा भी गलती हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक प्रयास किया हूँ सही कैलकुलेशन करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आया भी है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आया भी है, ठीक है। अब हमको निकल गया एक्स यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमको क्या मिल गया, एक्चुअल मिल गया। हमको मोमेंट ऑफ इनिशियल निकालने के लिए हमको चूँकि कंपेयर करना पड़ेगा, सेक्शन अंडर एक्यूवर है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सी। इसके लिए आपको पता है फार्मूला एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, ठीक है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सारा वैल्यू आपको पता है, जैसे ये स्मॉल एम की वैल्यू 13, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू आप गिवन डेटा में कितना लिखे हैं 7 अपॉन 13 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू 230। पुटअप करिए, स्मॉल डी की वैल्यू 500 दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 142 के नियर अबाउट वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर या कंपेरिजन बिटवीन एक्से एंड एक्सी, ठीक है, कंपेयर बिटवीन एक्से एंड एक्सी। अब बताइए, यहाँ पे एक्सी की वैल्यू आया हुआ है, एक्सी की वैल्यू आया हुआ है 167 और एक्सी की वैल्यू आया है 142, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वैल्यू में ज़्यादा कौन है, एक्सी की वैल्यू दिया है, ध्यान से सुनिए, एक्सी की वैल्यू दिया हुआ है 167 और एक्सी की वैल्यू दिया हुआ है 142, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सी क्या है, बड़ा है किससे, एक्सी से। हम क्या देख रहे हैं, जो आपका एक्से है वो किससे बड़ा है, एक्सी से बड़ा है। तो भैया जब भी एक्सी बड़ा होगा एक्से से, तो कौन सा कंडीशन बनेगा, कौन सा कंडीशन बनेगा बोला, तो वो कंडीशन बनेगा ओवर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन, ठीक है। ओवर का कंडीशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इस केस में आप जो फार्मूला यूज़ करते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, उसको हम लोग जनरली क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यानी कि चौथा जो आपका स्टेप होगा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पता चल गया, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम जो
स्पैन दिया हुआ ऑलरेडी, तो आप जब वहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे WL²/8 से, तो वहाँ पर हम जो बेंडिंग मोमेंट के इक्विवेलेंट क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बनता है सिग्मा CBC इंटू बी इंटू एक्स ए अपॉन 2 डी माइनस लीवर आर्म होता है एक्स ए -3, यानी कि आपको सारा वैल्यू पता है, सिग्मा CBC पता है, बी पता है, एक्स ए पता है, सारा वैल्यू आप लोग क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो पुट करिए, सिग्मा CBC की वैल्यू दिया हुआ है 7, बी की वैल्यू दिया हुआ है 250 और एक्स ए की वैल्यू दिया हुआ है 167 अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू 500 माइनस 167/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, वैल्यू को पुट कर दोगे और आसानी से उसको सॉल्व करोगे। तो नियर अबाउट 6492.82, ठीक है, केजी मीटर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको पता है कि बेंडिंग मोमेंट चूँकि सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल की बात हो रही है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है, तो WL²/8 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से चूँकि बेंडिंग मोमेंट को जो वैल्यू है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है उसको रख देंगे। ठीक है, हमने रख दिया कितना, 6492.82। ठीक है, उसके बाद से इक्वल टू W इंटू स्पैन दिया हुआ है कितना, स्पैन दिया है 4 मीटर, यानी कि स्मॉल एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो अब करना क्या है कि 4 को 4 चौके 16 अपॉन 8, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि जो स्मॉल W की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है आपका 3247.41। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है टोटल लोड जो होता है, ठीक है, सेल्फ वेट प्लस अध्यारोपित भार होता है। तो हमको अध्यारोपित भार निकालना है, टोटल लोड तो हमको क्या हुआ, टोटल लोड तो हमको पता चल गया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपको सेल्फ वेट। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपका फार्मूला होता है 1 इंटू बी इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो सारा वैल्यू आपको पता है, चूँकि हमने क्वेश्चन में कैपिटल डी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में चूँकि यहाँ पे आवश्यकता पड़ रहा है 1 इंटू बी इंटू कैपिटल डी इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे जो कैपिटल डी की वैल्यू है हमको नहीं पता है। ठीक है, ना क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है। स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है 500। अगर इस 500 में इफ़ेक्टिव कवर जोड़ दें, क्या करें बालक, इफ़ेक्टिव कवर जोड़ दें, यानी कि इफ़ेक्टिव कवर हमको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमने ये जूम कर लिया 50, एजूम किया मैंने, कोई दूसरा स्टूडेंट इसको और भी कुछ कम ये जूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एज्यूम कर रहे हो डाटा, डिज़ाइन के केस में आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, हमने जूम किया 50। अब यहाँ पे जब 50 से जूम किया तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 500 था आपका इफेक्टिव प्लस आपका इफेक्टिव कवर, यानी कि 50, यानी कि 550 आ जाएगा ना, ये बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से हमको मिल गया क्या बाबू, इस कैपिटल डी मिल गया, आपको बी पता है, और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आपको पता होता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो नियर अबाउट हमको मिला 340 केजी मिला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि टोटल वेट इक्वल टू जो सेल्फ वेट होगा प्लस अध्यारोपित भार जो आ रहा है उस पर दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम जनरली जो फाइंड आउट करेंगे तो अध्यारोपित हमको भार जो है आसानी से पता चल जाएगा कितना आया, कि 3224 में से हम क्या करेंगे, 344 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या होगा, इससे हमको पता चल जाएगा कि जो बीम पे जो 4 मीटर का जो स्पैन है, जो 4 मीटर का स्पैन है उस पर कितना पर्टिकुलर आपका जो अध्यारोपित भार है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाना है जैसे। ठीक है, पहला आपको प्रैक्टिस में लाना है कि आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हो सकता है उस पर लोड भी आपको निकालने के लिए भार वगैरह पूछ दे निकालने के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है अध्यारोपित भार।
या फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल तथा कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल की वैल्यू क्या होती है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तब तक आप एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।